हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग से एक उड़ान। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले कि आज का मैं लेक्चर शुरू करूं, आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। तो दोस्तों, ये 2024 आपकी सारी विशेष इस साल में पूरी हो, ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी कामना है और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा सेशन नंबर 5, जिसके अंदर अगेन हम 30 एमसीक्यूज टेस्ट जो है वो करेंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई अकाउंटेंसी का कोर्स विंग्स एक उड़ान से खरीद रहे हो, इसी चैनल से खरीद रहे हो या ले रहे हो, तो आपको टाइप करना है किरण सर। एक कूपन कोड है और इस कूपन कोड को अप्लाई करने पर आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। एक हो गई ये पहली आपकी फायदे की बात। दूसरी बात, 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको दोनों एप्स के अंदर मिलेगी, किंग्स कॉमर्स जोन और विंग्स एक उड़ान। और इसके जो एनालिसिस वीडियोस हैं वो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल जो किंग्स कॉमर्स जोन के नाम से है, आप उसके अंदर उस 900 एमसीक्यूज में जो पीडीएफ में जो 900 एमसीक्यूज हैं उसके एनालिसिस वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी के, हर टेस्ट में 50 क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन विद एनालिसिस वीडियोस। उसके एनालिसिस वीडियोस भी हैं, दोनों ऐप के अंदर अवेलेबल हैं, कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं, कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज अभी चल रहे हैं किंग्स कॉमर्स जोन जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है उसके बाद वहां पर लाइव सेशन मंडे से थर्सडे तक 4 दिन लगातार चलेगा, शाम को 6 बजे। ये भी वहां पे चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर हम 30 मॉक टेस्ट जो है एमसीक्यूज का मॉक टेस्ट में आपका ले रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी। जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं उनकी एडजस्टमेंट कहां होती है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बढ़ाऊंगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इस तरह के एक एमसीक्यू करवाया तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आए थे। ठीक है। तो ये आपका डेबिट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये आपका टोटल आ गया। ठीक है। और इसके बाहर कुछ एडजस्टमेंट होती हैं, तो यहां तक ले लेते हैं इसको। हाँ, चलिए जी। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस। अब देखो, ट्रायल बैलेंस के बाहर कई बार आपको कुछ एडजस्टमेंट भी होती हैं, यानी कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। ठीक है, उनको कहते हैं एडजस्टमेंट। तो अब आप याद रखो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जितनी भी एडजस्टमेंट दी होंगी, 1 2 3 4 जो भी एडजस्टमेंट है, ये कहां पर रिकॉर्ड की जाएंगी। इनके 2 एड्रेस हैं, 2 घर हैं, 2 जगह हैं। ठीक है भाई। कहां कहां जितनी भी एडजस्टमेंट हैं वो 2 जगह कौन सी आती है, मैं यहां पर थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूं। एक तो आ गया ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है। और दूसरी कौन सी आ गई, बैलेंस शीट। यानी ये इंफॉर्मेशन जो बाहर एज एन एडजस्टमेंट दी होती हैं 2 जगहों पे आती हैं। 2 जगह कौन सी, एक तो बैलेंस शीट की, इसके अंदर कॉमन है भाई, यहां पर तो आनी ही आनी है। और दूसरी जगह कौन सी, डिपेंड करेगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में से किस जगह, किस चीज पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर वेजेस हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट होंगे, सैलरी है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। लेकिन दूसरी एडजस्टमेंट कहां होगी, बैलेंस शीट में। किस साइड में, डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन क्या है। अगर किसी इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, तो एसेट साइड में। कोई एक्सपेंस जो आपका आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी साइड में। तो वो डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन। लेकिन बैलेंस शीट में तो आएंगी ही आएंगी। दूसरी जगह कौन सी है, मैंने कहा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन पे। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ट्रेडिंग अकाउंट की है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन बैलेंस शीट कॉमन है, बराबर है। अच्छा, ये तो हो गई एक चीज। अब एक और चीज जो आपके काम की है, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन यहां पर है, याद रखना, ये हमारा जो ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, ये मैं इसको सर्कल बना देता हूं। ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दिखेंगी, इनकी जगह एक ही है, इनका एड्रेस एक ही है, वो एक ही जगह पे आएंगी। वो कौन सी है भाई, डिपेंड करेगा इंफॉर्मेशन पे। वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी या बैलेंस शीट में आएंगी, तीनों में से किसी एक जगह पे आएंगी। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं, हमारे एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक तो होते हैं जो पे कर दिए। ठीक है। एक हो गया हमारे कौन से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं, याद रखना, बड़े बच्चों को कंफ्यूजन था, अब आज समझ लो अच्छे से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं तो ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड में दिए होंगे। तो ये कहां पर आएंगे, याद रखना,
इनकी जगह एक ही है, कौन सी, बैलेंस शीट। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपने प्रीपेड है, यानी एडवांस दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंस अगर कोई होगा, प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस अगर आपने एडवांस दे दिया वो हमारा एसेट है, तो कहां आएगा भाई, बैलेंस शीट में। अगर बात करें बैलेंस शीट में आएगा, लेकिन कहां पर, एसेट्स में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां आएंगे, बैलेंस शीट में, लेकिन कहां, लायबिलिटी में। याद रखना, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग मतलब आपने पेमेंट नहीं की, मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में आएगी। कहां, लायबिलिटी साइड में। प्रीपेड एक्सपेंस कहां आएंगे, अगेन बैलेंस शीट में, लेकिन कहां, एसेट साइड में। कोई एडवांस एक्सपेंस जो आपने एडवांस पेमेंट कर दी, जब तक आप वो सर्विस नहीं ले लेते जिसके लिए आपके एडवांस पेमेंट गई है, तब तक वो आपका एसेट रहेगा। ठीक है, ये होगी एक्सपेंस की। इसी तरह दो तरह की इनकम्स, एक ऐसी इनकम जो इनकम्स ड्यू हैं, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कोई ऐसी इनकम जो ड्यू है लेकिन नहीं मिली, भाई ड्यू है नहीं मिली तो आपका एसेट है, तो ये वाली कहां जाएगी, बैलेंस शीट में। कहां जाएगी, और बैलेंस शीट में कहां, एसेट साइड में। लेकिन कोई ऐसी इनकम जो एडवांस मिल गई, जिसको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। अगर आपको कोई इनकम ऐसी है जो एडवांस मिली, ठीक है, तो अगर एडवांस मिली, ये भी बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन कहां, लायबिलिटी में। तो याद रखो, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, अगर कोई ऐसी इनकम जो ड्यू है लेकिन अभी तक मिली नहीं या एडवांस मिल गई है, ये सारी की सारी बैलेंस शीट में जाएंगी और कहीं नहीं भाई, ना ट्रेडिंग अकाउंट में, ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट में कौन सी साइड, दो ही तो साइड हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। डिपेंड करेगा इन्फॉर्मेशन क्या, जैसे कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो मैंने कहा लायबिलिटी साइड में, कोई एक्सपेंस प्रीपेड है मतलब एसेट है तो एसेट साइड में, कोई इनकम ड्यू लेकिन नहीं मिली तो आपका एसेट हो गया बैलेंस शीट में, एसेट साइड। और कोई ऐसी इनकम जो आपको एडवांस मिल गई तो लायबिलिटी साइड। ये कंसेप्ट याद रखना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है भाई। थोड़ा डेप्थ में जाता हूं, तो ये मत बोलना कि रायता फैला दिया, डेप्थ में बता रहा हूं क्योंकि कई बार बच्चों को नहीं चीजें समझ आती, तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस विल बी। अब देखिए, हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि ये जो एडजस्टमेंट है, ये मान के चल रही है कि बाहर दी है, क्योंकि लिखा है एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट तो हमेशा आपको कहां दी होंगी, एडजस्टमेंट हमेशा आपको बाहर दी होंगी। इसका मतलब हम बाहर की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाहर की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हो। बाहर की इंफॉर्मेशन मैंने कहा था दो जगह, एक तो आपकी बैलेंस शीट और दूसरा आपका कौन सा, ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर है, दो जगह आएगी। अब किसकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहां पे क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसने लिखा ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, लेकिन मैंने कहा दो जगह आएगी, इसलिए ये इंफॉर्मेशन गलत है। ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट छोड़ दो, गलत है भाई, दो जगह आएगी, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखो दोनों का नाम दिया गया, ट्रेडिंग भी और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहां सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा है, किस तरह का एक्सपेंस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो बताया नहीं, इसलिए दोनों को दे दिया कि ट्रेडिंग और या प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दोनों में से एक जगह। एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो ये आपका जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। आई होप ये आपको अब क्लियर हो गया। अगर फिर भी नहीं हुआ लिखो फिर कमेंट सेक्शन में, फिर एक बार बता दूंगा। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी। अब डेप्रिसिएशन भी यहां पर किसकी बात हो रही है, एडजस्टमेंट की। और मैंने कहा एडजस्टमेंट की दो घर हैं, दो एड्रेस हैं। अगर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट तो कहां होगी, द डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ओनली इन द डेबिट साइड। देखो भाई एडजस्टमेंट की जब भी बात होती है ना तो एक जगह नहीं आती, इसलिए इसको तो मैं उड़ा देता हूं। ओनली इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट, नहीं भाई ओनली इन द एसेट साइड, नहीं भाई एक जगह नहीं आएगी, ओनली द डेबिट साइड नहीं। देखो ये सीधे मतलब अगर आपको आंसर नहीं भी पता, लेकिन आपको ये पता है कि जो भी एडजस्टमेंट होती है दो जगह आती है, तो उस हिसाब से तीनों गलत है। क्योंकि ये इसने कहा कि सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इसने कहा कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में, इसने कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट में, नहीं भाई दो जगह आती है। तो इसका मतलब यही सही होगी, और है भी कैसे, डेबिट साइड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अगर डेप्रिसिएशन है तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसकी जो डेबिट साइड होती है उसको हम उसके अंदर दिखाते हैं डेप्रिसिएशन को, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए एक एक्सपेंस है। और बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में जो हमारी एसेट साइड होती है, ये वाली साइड एसेट, इसमें से क्या करते हैं, जिस एसेट पे वो डेप्रिसिएशन लगाई गई है उस एसेट की वैल्यू में से डिडक्ट की जाती है, माइनस की जाती है। तो यही लिखा है एंड डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी जो भी कंसर्न एसेट है बैलेंस शीट में एसेट साइड में से उस एसेट से वो डेप्रिसिएशन माइनस की जाती है। तो आई होप ये भी क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ।
द नीड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास क्या है? टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, यस, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। टू नो द डायरेक्ट एक्सपेंस, यस, ये भी है इसका रीजन। कईयों को सिर्फ ये लगता होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए, नहीं भाई, हमें अगर डायरेक्ट एक्सपेंस देखने तो उसके लिए भी ट्रेडिंग अकाउंट हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक विद द स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, हमारा जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है उसको कंपेयर करने के लिए पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक के साथ भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, इसलिए हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू यानी नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है? इज इक्वल टू, ऑप्शंस आर नेट सेल्स माइनस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, या डी नन ऑफ द अबव। देखिए आपको याद होगा कि हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते थे, हम क्रेडिट साइड में क्या लेते थे? सेल्स लेते थे, और क्या लेते थे साथ में? क्लोजिंग स्टॉक, जो बचा हुआ स्टॉक साल के एंड में नहीं बिका वो, और इस तरफ क्या लेते थे? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक लेते थे, इसके साथ परचेजेस ले लेते थे, और बाकी के डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते थे, बराबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस। फिर इन दोनों को टोटल करके ये तीनों हम माइनस करके हमारा क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर है? तो हमने इन दोनों को टोटल किया, यानी नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों को टोटल किया, और इस साइड में से क्या माइनस किया? ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो वही है माइनस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए जी बढ़ो जी आगे की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या शो करता है? ऑप्शन ए प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, यस। फाइनेंशियल पोजीशन, ना, फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है? वो करती है बैलेंस शीट। मैं लिख देता हूं, ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है? दैट इज बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस, ये भी हमें बैलेंस शीट ही दिखाती है। सो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं बनेगा, नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। चलो जी बढ़ो 6 एमसीक्यूज। राम कमेंस बिजनेस, राम ने बिजनेस शुरू किया, कैश 15,000, गुड्स इन स्टॉक 5,000, पोस्टिंग राम्स कैपिटल अकाउंट। भैया जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो जो जो चीजें हम बिजनेस शुरू करने में इन्वेस्ट करेंगे, कैश हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, उन सबको किया जाता है डेबिट। जैसे कैश लगाया राम ने तो कैश को डेबिट कर लेंगे, ठीक है, इसको डेबिट कर लेंगे। अच्छा गुड्स मतलब स्टॉक लगाया तो उसको भी डेबिट कर लेंगे, यानी हमारे एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, तो कैपिटल को क्रेडिट कर लेंगे। यानी हम उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे कितने के साथ? 20,000 के साथ। तो इन द डेबिट साइड ऑफ बाय रुपीज 20,000, ना। इन द डेबिट साइड बाय रुपीज 20,000, ना। इन द क्रेडिट साइड ऑफ बाय रुपीज 20,000 इज द राइट आंसर। तो हम राम की कैपिटल में, ये है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, राम्स कैपिटल में पोस्टिंग जो करेंगे क्रेडिट साइड में करेंगे, और किस अमाउंट से करेंगे? 20,000 के अमाउंट से करेंगे, हमारा सही आंसर। बढ़ जाओ भाई आगे की तरफ। द बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, देखिए आपको मैंने बताया था कि जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट किसी नाम से जुड़ा हुआ अकाउंट हो, राम श्याम, कोई इंश्योरेंस कंपनी, कोई बैंक, स्कूल, कॉलेज, तो सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। कौन कौन आता है भाई? राम, कोई कंपनी, कोई फॉर्म, है ना, ये सारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। इनका या तो डेबिट बैलेंस होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस। अच्छा मुझे बताओ डेबिट बैलेंस किसका होता है भाई? एसेट्स का होता है या एक्सपेंस का होता है, और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? कैपिटल, लायबिलिटीज या इनकम्स का। तो यहां पर क्योंकि हम किसी नाम की बात कर रहे हैं, तो नाम हमारे लिए या तो एक एसेट हो सकता है या तो एक लायबिलिटी हो सकती है। एसेट कैसे हो सकता है? अगर राम को मैंने गुड्स बेची हुई है तो मेरा क्या होगा? डेटर होगा, डेटर मेरे एसेट है, और एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो पर्सनल अकाउंट अगर वो मेरा डेटर है, यानी मैंने उससे पैसे लेने हैं, तो वो मेरा डेबिट बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट। और अगर मैंने उसको पैसे देने हैं, यानी मैंने कुछ परचेज की थी, ठीक है, कुछ परचेज की थी, तो वो मेरा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो जो नाम है वो दो में से एक होगा, या तो एसेट या तो लायबिलिटी। अगर एसेट है तो डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब वो दोनों बैलेंस हो सकते हैं, इसलिए बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इधर डेबिट और क्रेडिट कोई भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस मतलब कि हमारे लिए वो एक एसेट है, और क्रेडिट बैलेंस मतलब हमारे लिए वो एक क्या है? लायबिलिटी है। आई होप क्लियर हो गया। चलिए जी
डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू। देखिए ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है, दोनों बराबर आनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाख कोशिश कर ली भाई, मैंने मतलब अपना टाइम दे दिया, समय बर्बाद कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं आया, क्या करूं? तो अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बराबर आया तो भाई ऐसा करो, उस ट्रायल बैलेंस को ट्रांसफर कर दो सस्पेंस अकाउंट में। फॉर एग्जांपल मेरी ये साइड 2000 है, लेकिन ये मेरी साइड 1800 आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ 200 रुपया लिख दूंगा। क्या लिखूंगा भैया, मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी सस्पेंस है, तो मैं सस्पेंस अकाउंट 200 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा डाल के इन दोनों साइड्स को बराबर करूंगा। तो अगर ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ जाए तो आप सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करो। और सस्पेंस अकाउंट कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि डेबिट होता है क्रेडिट, भैया दोनों हो सकता है। अगर डेबिट साइड छोटी है तो डेबिट कर देंगे, क्रेडिट साइड छोटी है तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन लिखेंगे कहाँ? सस्पेंस अकाउंट के अंदर, क्योंकि वो अकाउंट जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तो सस्पेंस ही है, तो सस्पेंस अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। Receive rupees 800 from Ram. This has been credited to Ramesh instead of Ram. This error is. अरे भैया मुझे राम से पैसा मिला तो मैं ऐसा लिखता भाई, एक मिनट, मैं ये लिखता कैश डेबिट टू राम, मेरी एजेंट ये बननी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या लिखा? कैश टू राम की जगह कौन लिख दिया? रमेश लिख दिया। ठीक है, राम ने इस चीज का बुरा मान लिया, खैर वो बुरा माने या ना माने, लेकिन ये एरर कौन सा है? कंपनसेटिंग एरर? ना ना ना। कंपनसेटिंग एरर क्यों? क्योंकि कंपनसेटिंग एरर वो होता है जो एक एरर को दूसरे एरर के साथ कंपनसेट करके न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी बैलेंस बराबर कर देता है या जीरो कर देता है, दोनों का बैलेंस मतलब बराबर हो जाते हैं बैलेंस। एरर ऑफ कमीशन, इसको बाद में बात करेंगे। एरर ऑफ ओमिशन, भाई कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करना, यहाँ रिकॉर्डिंग हुई है भाई, तो ये भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ना ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दो, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दो, बिल्डिंग की परचेज को आप परचेज दिखा दो, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देना, एंड वाइस वर्सा, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, ये भी नहीं है। ये है एरर ऑफ कमीशन, कि जब आप अकाउंट गलत यूज करते हो, राम की जगह रमेश कर दिया, रमेश की जगह मोहन कर दिया, मोहन की जगह सोहन कर दिया, जब एंट्री आपने सही जगह रिकॉर्ड की, डेबिट साइड थी, डेबिट में ही रिकॉर्ड की, लेकिन नाम गलत यूज किया, तो वो एरर ऑफ कमीशन है। सो बी इज द राइट आंसर। डेबिट बैलेंस शीट, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, डेबिट बैलेंस शीट नहीं है भैया, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमारी कैश बुक का भी बैलेंस होता है, एक पासबुक का बैलेंस होता है, दोनों उल्टे होते हैं। उल्टे का मतलब अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहां पर पासबुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो कैश बुक का कौन? अच्छा ये नहीं पूछा, पूछा कि पॉजिटिव है नेगेटिव। देखिए कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस। जो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है वो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के बराबर होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। लेकिन 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 ये मैं डिटेल में बता रहा हूं भाई, कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस उसको बोलते हैं नेगेटिव। किस केस में होगा? वो बैंक वाले में, जहां पे आपका कैश का जो कैश कॉलम होता है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन बैंक जो कॉलम है कोई भी हो सकता है। तो कैश बुक का अगर कोई क्रेडिट बैलेंस है बैंक कॉलम वाला, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बच्चे पूछेंगे सर कैश बुक का तो हमेशा डेबिट बैलेंस, तो मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। अगर वो नेगेटिव है तो पासबुक का कौन सा होगा? पासबुक का। अगर यहां पर क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक का कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस। यानी जो यहां का कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है यानी नेगेटिव बैलेंस है, वही पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा यानी नेगेटिव बैलेंस होगा। तो डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक इज नेगेटिव। आई होप ये क्लियर है। बढ़ो जी आगे की तरफ, और एमसीक्यू है, पासबुक इज कॉपी ऑफ बैंक ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक। एक कॉपी है बैंक ट्रांजेक्शन की जो कि कैश बुक में की गई, या कॉपी ऑफ कस्टमर अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक। देखो पासबुक कौन बनाता है भाई? बैंक हमारे लिए बनाता है। तो कस्टमर का अकाउंट होता है जो कि कौन बनाता है? बैंक। हम देखा होगा आपने कभी, जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक को क्या कहते हैं? भैया ये मेरी पासबुक है, इसमें एंट्रीज रिकॉर्ड कर दो। तो कौन रिकॉर्ड करता है? बैंक रिकॉर्ड करता है।
तो बैंक के लिए हम एक कस्टमर है और हमारा जो रिकॉर्ड है जो बैंक मेंटेन करता है उसको हम क्या कहते हैं, पासबुक। चलिए जी आगे, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल इन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किसको मिलती है, सेविंग्स वालों को मिलती है, करंट वालों को मिलती है, फिक्स डिपॉजिट, होम सेविंग अकाउंट। दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है पहले वो समझ लो, जितना पैसा आपके अकाउंट में है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेना, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। किसको मिलती नहीं भाई, सेविंग में नहीं मिलती, करंट अकाउंट को, बिजनेसमैन को मिलती है। जो लोग बिजनेस करते हैं वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं, और जो करंट अकाउंट खुलवाते हैं उनको मिलती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी जितना पैसा आपके अकाउंट में है उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर यू। लायबिलिटी होती है वैसे ये तो। ₹2600 पेड एज वेजेस फॉर इरेक्टिंग ए मशीन शुड बी डेबिटेड टू। हमने एक मशीन को इरेक्ट किया, सही किया, रिपेयर किया, उसकी वेजेस हम कहां ट्रांसफर करेंगे, वेजेस अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। देखिए वो वेजेस अकाउंट में ट्रांसफर होगी। एक चीज हमेशा याद रखना, बड़े काम की बता रहा हूं, आगे काम आएगी। अगर आपने कोई फिक्स एसेट खरीदा, फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, हाउस, कोई भी, और जिस समय खरीदा, जिस डेट को खरीदा, उस डेट को आपने एडिशनल कोई खर्चा किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी खरीदी, लेकिन जिस डेट को खरीदी उसी डेट को उसको रिपेयर कर दिया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हम मशीनरी अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं हो रही, इसने कहा मशीन को ठीक किया, यानी ये मशीन नई नहीं खरीदी, पुरानी मशीन को अगर रिपेयर कर रहे हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नई मशीन खरीद, नहीं तो नहीं, खैर पुरानी मशीन खरीदी, रिपेयर करना अलग है, खरीदी और उस पे आपने रिपेयर कर दिया, तो याद रखना सिंपल, आप नया एसेट खरीदो या पुराना एसेट खरीदो, खरीदने पे कोई भी खर्चा आप करोगे उस एक्सपेंस को डेबिट नहीं करोगे, उस एसेट अकाउंट को ही डेबिट करोगे। जैसे मशीनरी खरीदी, मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होगा। लेकिन यहां नई मशीनरी की बात नहीं हो रही, पुरानी मशीनरी की बात हो रही है, क्योंकि कहीं नहीं लिखा कि नई मशीन है। इट मींस कि पुरानी मशीन है और अगर हमने उसकी वेजेस खर्च की है उसके इरेक्शन के लिए, तो वेजेस मशीन अकाउंट ही डेबिट होगा। लेकिन अगर यही मशीनरी न्यू होती तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर तब कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता, यानी कभी कभार होने वाला एक्सपेंडिचर। चलिए जी बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आप देखिए आ गई वही चीज, हमने फर्नीचर खरीदा, द अमाउंट ऑफ ₹1000 स्पेंड ऑन इस रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू। अब देखिए, अब हमने फर्नीचर खरीदा है ना, यहां पर ये देखो परचेज किया है, और यहां पर जो आपने 1000 खर्चा किया इसकी रिपेयर के लिए, इसके लिए रिपेयर अकाउंट डेबिट नहीं होगा। जब आप कोई एसेट खरीदोगे उस वक्त कोई खर्चा करोगे तो उस एसेट अकाउंट को ही डेबिट करोगे, क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं लिख रहा हूं एक्सप्लेनेशन कि वो तब हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बन गया, इसलिए हम उस एसेट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। तो यही इन दोनों एमसीक्यूज में फर्क था। चलिए जी नेक्स्ट पे, ₹400 received from Sham whose account was previously written off as bad debts, bad debits नहीं है, ये bad debts है भाई, debts should be credited to। कोई हमारा bad debts थे जो हमने राइट ऑफ कर लिए थे, हमने अपने जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसमें दिखा दिए थे कि ये तो बैड डेट्स हो गए, लेकिन बाद में रिकवर हो गए, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे। देखिए अगर हमारा कुछ पैसा रिकवर होता है, कैश के फॉर्म में हुआ तो कैश अकाउंट को कर देंगे, चेक की फॉर्म में हुआ तो बैंक अकाउंट कर देंगे, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्यों, क्योंकि अब हमारे लिए ये क्या बन गया, इनकम या गेन बन गया। तो गेन हमेशा कहां आते हैं, क्रेडिट में, क्योंकि रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमें पूछा गया था किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, दैट इज बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। हाँ, क्वेश्चन ये होता है कि किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। अगर चेक से हमें किसने पैसा दिया होता तो बैंक अकाउंट, अदरवाइज कैश अकाउंट। डेबिट अगर पूछा गया होता तो, फिलहाल क्रेडिट पूछा गया था, तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। इन केस मोर अमाउंट इज रिटन इन इनवॉइस देन नोट इज सेंट। अगर हमने इनवॉइस पे ज्यादा अमाउंट लिखा था तो हम कौन सा नोट भेजेंगे, उस केस में हम क्रेडिट नोट भेजेंगे। इनवॉइस यानी हम जब किसी को कोई चीज बेचते हैं, किसी को कोई चीज देते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, उधार में चीज बेची, हमने एक डॉक्यूमेंट इशू किया है, फिर से सुन लेना, हमने किसी को उधार में कोई चीज बेची तो उस समय हम उसको एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसको हम कहते हैं इनवॉइस। जो हमारे लिए इनवॉइस है वही उस बंदे के लिए बिल होगा, ठीक है। तो हम इशू करते हैं इनवॉइस। अगर हमने कोई इनवॉइस इशू किया था और ज्यादा इनवॉइस, उस इनवॉइस में हमने ज्यादा अमाउंट लिख दिया था, यानी मैंने किसी को सेल की थी और गलती से ज्यादा अमाउंट की सेल कर दी, तो अब मुझे उसको कुछ पैसा वापस करना है या अपना जो वैल्यू है उसको कम करना है,
तो मैं कौन सा नोट इशू करूंगा, क्रेडिट नोट। इसका भी रीजन बता देता हूं। मान लो अगर आप किसी को उधार में कोई चीज बेचोगे, क्योंकि इनवाइस इशू कर रहे, इट मींस कि उधार है। मान लो राम को मैंने उधार दिया, तो मेरी गारंटी क्या होगी, राम टू सेल्स। राम को मैं डेबिट कर लूंगा, मान लो 5000, और सेल्स को मैं कर लूंगा क्रेडिट। लेकिन सपोज बाद में पता चलता है कि इसमें 500 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिए, तो राम को मैंने डेबिट किया था क्योंकि मेरा डेटर था, यानी 5000 मैंने उससे लेना था। अब उससे 500 मुझे कम लेना है क्योंकि मैंने ज्यादा प्राइस लगा दिया था। तो जब मैंने लेना था डेबिट कर दिया, अब क्योंकि मुझे उसको पैसे वापस तो नहीं करने लेकिन कम लेने हैं, कैंसिल करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, राम को डेबिट की जगह क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कौन सा नोट इशू करूंगा, क्रेडिट नोट। तो याद रखना, जो सेलर होता है वो इशू करता है क्रेडिट नोट और परचेजर इशू करता है डेबिट नोट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक कस्टमर्स चेक रिटर्न डिसऑनर्ड शैल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एट। एक कस्टमर का चेक डिसऑनर्ड हो गया, हम उसको कैश बुक में कहां रिकॉर्ड करेंगे। देखिए हमारी ये कैश बुक होती है, ठीक है, ये बैंक कॉलम ही बना रहा हूं मैं, सिर्फ छोड़ दो कैश कॉलम, ठीक है, ये आपका बैंक कॉलम। कस्टमर ने मुझे चेक दिया, मान लो राम ने मुझे चेक दिया, मैंने यहां लिखा होगा 2000 का, ठीक है, लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, बाद में वो रिटर्न हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, तो मैं उसको कैंसिल करने के लिए कैश बुक में यहां लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर आप कस्टमर का दिया हुआ चेक, जब कस्टमर से आपने चेक रिसीव किया होगा तो अपना बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दिया होगा 2000 रुपए, लेकिन वो चेक जब डिसऑनर्ड हो गए तो बैंक बैलेंस को आप डिक्रीज करोगे। तो डिक्रीज करने के लिए कहां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड में। तो आपका आंसर रहेगा क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो देखो मैंने यहां लिखा हुआ है बैंक कॉलम, तो हमारा जो कैश बुक है उसकी जो क्रेडिट साइड है उसका बैंक कॉलम है, वहां पर उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। चलिए जी नेक्स्ट। गुड्स सोल्ड टू राम एंड कंपनी इन कैश विल बी डेबिटेड टू। अगर हमने राम एंड कंपनी को कैश में गुड्स बेची तो हम किसको डेबिट करेंगे, जनरली बनाते हैं, देखते हैं भाई, जब हमने कैश में गुड्स बेची तो हमारे पास कैश आएगा और हम सेल्स लिखेंगे यहां पे क्रेडिट में, तो किसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछा होता किसको क्रेडिट करते तब हमारा आंसर रहता सेल्स अकाउंट, तब हमारा आंसर ये रहता ये वाला। लेकिन पूछा गया कि डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट हमने किसको किया, कैश को, आंसर भी सी आपका रहेगा। बढ़ते हैं जी आगे। एक चीज और बता देता हूं, राम एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट कब करते, अगर वही गुड्स हमने उधार में बेची होती, किसमें, उधार में, तो हम राम एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट करते, लेकिन कैश में थी इसलिए हमने क्या किया, हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया। चलिए आगे। कैश टेकन बाय द प्रोपराइटर शुड बी क्रेडिट टू। अगर प्रोपराइटर यानी ओनर ने कैश ली तो क्रेडिट किसको करेंगे, भैया कैश लेगा तो डेबिट तो करेंगे हम ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हाँ, पूछा गया होता किसको डेबिट करना है, इन दैट केस हमारा आंसर रहता है ड्राइंग अकाउंट, लेकिन खैर अभी पूछा गया है कि क्रेडिट किसको करना है, दैट इज कैश अकाउंट। आउट ऑफ द फॉलोइंग द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज, इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। देखिए जिस नाम से हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, जो किसी बिजनेस, किसी कंपनी, किसी फर्म का नाम है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। यानी वो अकाउंट जो मैनमेड है, जो नेचुरल नहीं है, हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, स्कूल, कॉलेज, विंग्स एक उड़ान, किरन्स कॉमर्स जोन, तो जिस नाम से हमने बिजनेस शुरू किया या कोई कंपनी की शुरुआत की, वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। राम का अकाउंट कौन सा है भैया, ये नेचुरल है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो याद रखो। तो आर्टिफिशियल कौन सा है, अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। डिफेक्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के क्या डिफेक्ट्स हैं, एक्सपेंसिव है, यस एक्सपेंसिव है भाई, क्योंकि जब आपको डबल एंट्री सिस्टम से काम करना है तो आपको कोई स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सीए चाहिए, तो एक्सपेंसिव है। एरर ऑफ प्रिंसिपल कैन नॉट बी ट्रेस्ड, यस, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल में कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, लेकिन लिखते तो सही जगह पे हैं, डेबिट में है तो डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट है तो क्रेडिट लिखते हैं, लेकिन अकाउंट हम गलत यूज करते हैं, तो ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हैं उनको हम नहीं पकड़ पाते। कंपनसेटरी एरर कैन नॉट बी ट्रेस्ड, कंपनसेटरी एरर भी नहीं पकड़ पाते, क्योंकि मैंने कहा था कंपनसेटरी एरर क्या है, एक एरर डेबिट साइड में हमने ज्यादा 100 रुपए लिख दिया और दूसरे क्रेडिट साइड में 100 रुपए ज्यादा लिख दिया, अल्टीमेटली तो दोनों बराबर होगी, तो ऐसे एरर को बोलेंगे कंपनसेटरी एरर। तो इसलिए सारे ही डिफेक्ट्स हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा।
अकॉर्डिंग टू डैश एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट द राइट विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ये डेफिनेशन किसने बोली भैया, ये याद ही रखो यार, इसमें क्या है, फिनियन मिलर ने बोली है, तो अब बोल देते हैं तो याद हमें रखना पड़ता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटीज आर, कौन कौन सी लाइबिलिटीज होती है, फिक्स लाइबिलिटीज, यानी ऐसी लाइबिलिटी जो मोर देन 1 ईयर पे करें वो फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर हमें पे करनी है वो करंट लाइबिलिटीज है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज है जो फ्यूचर में हमारी लाइबिलिटी बने या ना बने डिपेंड करेगा फ्यूचर पे, इसलिए सारी की सारी लाइबिलिटीज की कैटेगरीज में आती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज में आती हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग प्रिंसिपल, अरे बाबा ये हमारा जो टाइपराइटर है ना, या तो इसको समझ कम है, अरे क्या हो गया, हाँ आ गया, तो इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, अकॉर्डिंग प्रिंसिपल लिखा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, रिटन नहीं है भाई, ओरल है, दे आर ओरल है, वो जरूरी नहीं है कि हर कोई इसको फॉलो करे, इसलिए नॉट अकॉर्डिंग टू विल है, नॉट एक्सेप्टेड टू ऑल, कई लोग फॉलो करते हैं पूरी तरह से, कई नहीं भी करते। According to which of the following concept even the owner of the business who provides concept, क्या करूं यार, who provided capital, जो कैपिटल प्रोवाइड करता है, ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो एक कंसेप्ट था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, उसमें क्या कहा गया था भाई, ओनर जो है, जो भी नाम है, उसने जो बिजनेस शुरू किया किसी भी नाम से, तो ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ठीक है, और जो उसने ये कैपिटल दी है बिजनेस शुरू करने के लिए, जो कैपिटल दी है, तो बिजनेस के लिए, उस बिजनेस के लिए ओनर कौन है, एक लेंडर है या एक क्रेडिटर है, तो ये किसने बताया, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने। क्लास कंसेप्ट तो सिंपल ये बताता है कि जो एसेट जिस कॉस्ट पे खरीदा गया, यानी जो प्राइस हमने पे किया किसी एसेट को खरीदने में, उसी प्राइस पे फर्दर अकाउंटिंग की जाएगी, मतलब डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तो कहता है कि भैया जो चीज मनी में मेजर कर सकते हैं, जिसकी कोई मनी वैल्यू है उसको रिकॉर्ड करो, जिसकी मनी वैल्यू नहीं है उसको रिकॉर्ड मत करो, और प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर की कुछ भी मत छिपाओ, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिससे किसी का डिसीजन मेकिंग चेंज हो सकती है, आपको वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अपने इन्वेस्टर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी है। चलिए जी नेक्स्ट इज टोटल एसेट्स ऑफ मनीष एज ऑन 31 दिसंबर 2008 वर रुपीज 80,000। मनीष के जो टोटल एसेट्स हैं वो 80,000 के, ठीक है जी, आपको पता ही है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, अकाउंटिंग याद होगी आपको, ठीक है, तो उसके एसेट्स हमें बता दिया कि 80,000 के हैं, चलो ये चीज तो पता है। क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज उसकी 20,000 की है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी एक लायबिलिटी है, वो भी 20,000 की है, बिल्स पेबल ये भी एक लायबिलिटी है, 16,000 की है। पूछा गया कैपिटल कितनी, ये वैल्यू बतानी है, आपको पता है ये दोनों साइज बराबर होती हैं, अगर मुझे पता है कि ये 80,000 है, ठीक है, ये मैं रफली बता रहा हूँ अब, तो इसमें से 20, 20, 40 और 56,000 माइनस कर दो, 56,000 माइनस कर दिया, बचा 24,000, इसका मतलब मेरी जो कैपिटल है वो कितनी है, 24,000, जो कि मेरा आंसर भी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन यस, समरी यस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यस, ऑल ऑफ द, ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, इसलिए आंसर रहेगा ए, यानी जिनको मनी टर्म में मेजर कर सके उनको कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, यस ये एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमेशा सही नहीं होती। जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं किसी एसेट पे, जरूरी नहीं है कि जितनी हमने लगाई उतनी हो, उससे कम ज्यादा हो सकती है। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं वो हमारी पर्सनल जजमेंट ही है कि किसी एसेट पे इतनी डेप्रिसिएशन होगी, तो वो भी सही है गलत हो सकती है, वो भी इसकी लिमिटेशन है। अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग, फ्यूचर हम प्लान नहीं कर सकते, ये भी सही है, इसलिए आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। और लास्ट, आज हमारा लास्ट एमसीक्यू ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस दोस्तों वो होते हैं जिनका बेनिफिट जो हमने खर्चा कर दिया लेकिन बेनिफिट लंबे समय तक हमें मिलता है, ऐसे एसेट्स को हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिलेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, या ऑल ऑफ द अबव? नहीं भाई, जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये थे आज के 30 एमसीक्यूज। नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज मिक्स ही रहेंगे, तैयार रहे नेक्स्ट सेशन के लिए जो कि होगा कल।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।